Hello everyone, my name is Nitin Nahar. I welcome you all on behalf of JK Shah classes to this Inter CA revision lectures. The first topic which we will deal with is introduction and supply. अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? A. Constitutional provisions. Then type of tax. Then order of utilizing ITC. Then we will talk about registration limits. Then goods or services on which there is no GST. उसके बाद चार्जिंग सेक्शन टच करेंगे बिकॉज उसके बिना वी कैनॉट एंटर द GST लॉ. एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट सप्लाई. तो ये सारे टॉपिक हम अभी कवर करने वाले हैं. देखिए, वॉट एवर मटेरियल यू हैव बीन यूजिंग ना, आप वही मटेरियल यूज कीजिए. इट डज नॉट मैटर, क्योंकि हम लोग यहाँ कुछ नोट्स बनाएंगे. यू कैन राइट विथ मी एंड जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे ना, आपको ये सब टॉपिक याद होते जाएगा. दैट वुड बी यूजफुल फॉर योर रिविजन one day before the examination as well. Otherwise, you can refer your own material which you have been using and you can just hear out all the provisions which we are going to discuss. अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में पहले आता है आर्टिकल 265. आर्टिकल 265 says no tax shall be collected unless it is authorized by law. मतलब अगर कोई लॉ नहीं बना हुआ है किसी चीज के लिए तो वो टैक्स कलेक्शन नहीं हो सकता है. दैट्स वाई एवरी टैक्स विच इज कलेक्टेड हैज टू बी बैक्ड विथ अ लॉ. एक लॉ होना चाहिए, उसी के हिसाब से वो टैक्स कलेक्शन हो सकता है. देन वी हैव आर्टिकल 246. अब द कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव्स इन डिवीजन ऑफ पावर्स. क्या चीज पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, क्या चीज पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, इट इज ऑल गिवन इन आर्टिकल 246. इसमें 3 लिस्ट है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में एनी मैटर कैन बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट लिस्ट में रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स. कंकरेंट लिस्ट बोथ कैन मेक द लॉ बट बोथ विल मेक द लॉ सेपरेटली. अब यही प्रॉब्लम आता है. कंकरेंट लिस्ट में लिखा हुआ है दैट बोथ कैन मेक द लॉ सेपरेटली. अगर दोनों अलग अलग लॉ बनाएंगे ना तो इंडस्ट्री को दिक्कत हो जाता है बिकॉज दे विल हैव टू फॉलो बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट लॉ. GST is not there in any of these 3 lists because GST का एक clear intention था that central government and state government should come together and make the GST law so that there is consistency throughout India. नहीं तो हर स्टेट अगर अपना कानून अलग बनाएगा तो वैट स्ट्रक्चर जैसा हो जाएगा. हर स्टेट अलग अलग लॉ, हर स्टेट अलग अलग प्रोविजन. इसीलिए it was necessary that both come together and make the law and that's why एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया, आर्टिकल 246A, which gave concurrent powers. मतलब टुगेदर दोनों को साथ में पावर दिया दैट कोई भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो लॉ कैन बी मेड बाय बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. अब सर, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई? Intrastate supply is when the location of supplier and place of supply is in the same state. मतलब supplier is in Karnataka और consumption which is place of supply is also in Karnataka. So when supplier and consumption both are in the same state or union territory, we call it as intrastate supply. और इस पे लगता है C+S
or C plus UT depending on whether it is within a state or within a union territory. उसके बाद आर्टिकल 269A gives concurrent powers. No, does not give concurrent powers. It gives only Parliament the power to levy taxes on interstate supply. But please understand, अगर ट्रांजैक्शन आउटसाइड द स्टेट हुआ ना तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव द पावर टू मेक द लॉ, बट दैट डज नॉट मीन कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल ईट अवे द एंटायर टैक्सेस. हाफ ऑफ द टैक्सेस इज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट जहां गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम हो रहा है, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्सेस आर consumption based taxes, and as they are consumption based taxes it is very clear that जो स्टेट में वो गुड्स या सर्विस का कंजम्पशन हो रहा है हाफ रेवेन्यू उस स्टेट को जाएगा, हाफ रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगा. अब द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज, अब दोनों साथ में तो बनाएंगे लॉ, पर कहाँ बैठ के बनाएंगे? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो होना चाहिए. उसके लिए आया आर्टिकल 279A विच इज़ द मोस्ट पावरफुल बॉडी इन जीएसटी, दैट इज जीएसटी काउंसिल. जीएसटी काउंसिल का सबसे बड़ा काम है और सबसे इम्पोर्टेंट काम है कंसेंसस रखना. कंसेंसस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक साथ आके काम करें और दोनों में देयर शुड बी कंसेंसस. अब जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देता है टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. रिकमेंडेशन का मतलब तो होता है ऑप्शनल, बट जैसे जैसे आप जीएसटी लॉ पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस कैन बी टेकन ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल. लाइक if you want to change the GST rate of some product, GST council recommendation will be required. If you want to bring something under reverse charge mechanism, again their recommendation would be required. अगर e-commerce operator को बोलना है टैक्स पे करने के लिए, their recommendation will be required. पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, क्रूड ऑयल जो जीएसटी से बाहर है, अगर इनको जीएसटी में लेके आना है, अगेन यू विल रिक्वायर रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल. फिर जीएसटी काउंसिल में बैठता कौन है? देखिए, देयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन. सेंट्रल गवर्नमेंट is represented by Union Finance Minister and Minister of State for Revenue. Minister of State for Revenue is also a central government minister. Both represent central government. And Union Finance Minister is the chairperson of GST Council. State government को represent करते हैं 31 state finance ministers. ये 31 कैसे आए सर? सी 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी है विच आर यूनियन टेरिटरी पर से, लॉ के हिसाब से तो वो लोग यूनियन टेरिटरी है, पर जीएसटी के लिए हम उन्हें स्टेट मानते हैं. ऐसे कौन से 3 है सर? दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर. These 3 are recognized as state for the purpose of GST and बाकी 28 states है, so total 31 state finance minister members. अब बाकी यूनियन टेरिटरीज का क्या? See, there are totally 8 union territories. Delhi, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, then you have Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, then Ladakh and Jammu and Kashmir. Now out of this 3 union territories, that is Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir,
ये 3 यूनियन टेरिटरी को स्टेट माना गया है। बाकी सारे यूनियन टेरिटरीज आर रिगार्डेड एज यूनियन टेरिटरीज फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी लॉ। तो दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, these 3 will be regarded as states। अब बाकी 5, if there is a transaction within these 5 then you will charge C plus UT, क्योंकि इनको बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर। विदाउट लेजिस्लेचर meaning there is no election held, there is no finance minister, there is no chief minister, there is no elected government, but 3 जगह इलेक्शन होते हैं, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। देन इनका पावर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ 1/3 पावर, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ 2/3 वोटिंग पावर, एंड द रिक्वायर्ड मेजॉरिटी टू पास अ डिसीजन is 75%। तो जब तक both come together a decision cannot be passed in GST council, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास खाली 1/3 पावर है एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास 2/3 विच इज 66.67%। तो जब तक दोनों साथ नहीं आएंगे तब तक कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया जा सकता है बाय द GST council। What is the required quorum? Quorum meaning minimum attendance when the meeting is held to be valid. Required quorum is 50% of the members. अगर 50% of the members are there, then in that case the meeting is held to be valid meeting. Total members कितने हैं? यहाँ 31 है और यहाँ 2, totally we have 33 members। तो required quorum will be कितने? 17 members। 17 members अगर है तो it is considered to be a valid meeting। So this was about GST Council, जो क्या करता है? Basically it gives recommendations regarding GST law। GST काउंसिल में बैठता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज टाइप ऑफ टैक्स। क्या टाइप ऑफ टैक्सेस लगते हैं? नाउ बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। 3 ही कॉम्बिनेशन होते हैं, C+S, C+UT एंड IGST। अब सर C+S कब लगता है? C+S इज एप्लीकेबल व्हेन द ट्रांजैक्शन इज विद इन अ स्टेट। मतलब सप्लायर भी कर्नाटका में है, कंजम्पशन प्लेस ऑफ सप्लाई भी कर्नाटका में है। व्हेन बोथ आर इन द सेम स्टेट यू लेवी C+S। C+UT व्हेन द ट्रांजैक्शन इज विद इन दोज 5 यूनियन टेरिटरीज। मतलब सप्लायर भी अंडमान एंड निकोबार में है, कंजम्पशन भी अंडमान एंड निकोबार में है, then in that case you call it as a transaction of C+UT। IGST is applicable when the supplier and place of supply is in different states or union territories। मतलब अगर सप्लायर अंडमान एंड निकोबार में बट कंजम्पशन उस गुड्स का हो रहा है कर्नाटका में, then in that case you will levy IGST। सर IGST का होगा क्या? half central government will keep, half is given to the state government where the goods or services are consumed। ठीक है। then we speak about order of utilizing ITC। see what is ITC? पहले समझिए हम ये पूरा IDT लॉ पढ़ते क्यों हैं। ध्यान से देखिएगा, इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मेरा एक दोस्त है मिस्टर ए। अब मिस्टर ए हैज़ सम सेल ट्रांजैक्शंस एंड ही हैज़ सम परचेज ट्रांजैक्शंस। सो से सपोज वो सेल करता है 1500 में, GST ऑन दिस एट 18% विल बी 270 रुपीज़, और वो परचेज किया था 1000 में, GST is 180 रुपीज़।
टोटल यहाँ 1180 और यहाँ 1770. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ मिस्टर ए. कितना कमाया है मिस्टर ए ने, कैलकुलेट कीजिए. नाउ सी, व्हाई डू वी डू GST? Every businessman is required to do one computation called as output tax minus ITC. Whatever you collect on your sale, हम लोग सेल को IDT में बोलते हैं outward supply, is called as output tax. So what is output tax? The tax which is collected on outward supply. तो आउटवर्ड सप्लाई पे यहाँ टैक्स था 270 रुपीज़. देन जो भी टैक्स आपने परचेज पे पे किया है, गवर्नमेंट गिव्स यू अ डिडक्शन फॉर दैट, सब्जेक्ट टू वेरियस कंडीशंस जो हम लोग बाद में देखेंगे. गवर्नमेंट गिव्स अ डिडक्शन. तो ये 180 रुपीज़ जो आपने इनवर्ड सप्लाई पे किया है उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा. एंड द नेट अमाउंट विच यू हैव टू पे टू गवर्नमेंट इज 90. अब सोच के देखो, अगर ये 180 रुपीज़ का डिडक्शन गवर्नमेंट दे रहा है तो दिस 180 विच यू हैव पेड ऑन परचेज इज नॉट योर कॉस्ट. हाँ, यस, इट इज़ नॉट योर कॉस्ट, क्योंकि आपने तो उसको आउटपुट के साथ माइनस कर लिया. आपको वो गवर्नमेंट को नहीं देना है वापस, आपने अपने सप्लायर को दे दिया है. तो 180 इज अलाउड एज अ डिडक्शन. The tax which is paid on purchases, that is inward supply, if it is allowed as a deduction, it is called as input tax credit. और जैसे ही ये डिडक्शन मिलता है, tax paid on purchase is not my cost. अब सर मेरा प्रॉफिट क्या है? 1500 is my income, 1000 is my expense, so my profit will be 500 रुपीज़. तो मैंने 500 रुपीज़ इस ट्रांजैक्शन से कमाया है, बिकॉज टैक्सेस विल गेट एडजस्टेड इंटरनली. सर ये 90 रुपीज़ भी तो मैंने पॉकेट से पे किया है. नहीं, देखो ध्यान से सुनना. यू कलेक्ट 270 रुपीज़ फ्रॉम कस्टमर. अब ये 270 रुपीज़ है, इसमें से 180 आपने अपने सप्लायर को दे दिया और 90 आपने गवर्नमेंट को दे दिया. क्या आपने 180 अपने पॉकेट से दिया? नहीं, दैट्स वाई इट इज़ नॉट योर कॉस्ट. क्या आपने 90 अपने पॉकेट से दिया? नहीं, एंड दैट्स वाई इट इज़ नॉट योर कॉस्ट. तो टैक्सेस विल गेट एडजस्टेड इंटरनली. मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 1500 माइनस 1000 विच कम्स टू 500. अब ये जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट देखा, इसको कैसे यूज़ करना है आउटपुट टैक्स के साथ, बिकॉज याद रखना इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ आउटपुट टैक्स के साथ ही यूज़ हो सकता है. तो कैसे यूज़ करना है इसको, दैट इज गिवन इन ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजिंग ITC. सो ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजिंग ITC में क्या दिया हुआ है? द वे और द अप्रोच इन विच यू विल यूटिलाइज ITC टू पे योर आउटपुट टैक्स. कैसे यूज़ करते हैं सर? देखिए, हम बात करते हैं परचेजर्स की, इनवर्ड सप्लाई, और ये हो गया सेल. परचेजर्स पे IGST आपने पे किया. सी दिस IGST कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट IGST. पहले आप IGST जो आपने परचेज पे किया है वो आप सेल के IGST के साथ यूज़ करेंगे. देन I can be used to pay C and S/UT, और यहाँ लिखा हुआ है any order, any proportion. फिर CGST can be used against CGST and C will be used against I. सर C को S के साथ नहीं. You want to create a fight between central government and state government, because if this is allowed ना, it will lead to lot of discrepancy. स्टेट बोलेगा मुझे सेंटर से इतना पैसा आना है. सी ऑलरेडी IGST को लेके इतना झगड़ा चलता है. अगर C के साथ S और S के साथ C भी अलाउ कर दिया ना, it will lead to more financial disputes between central government and state government. तो C के साथ S यूटिलाइज नहीं कर सकते, S के साथ C यूटिलाइज नहीं कर सकते. एंड देन
S or UT, you'll use to pay S or UT and then against IGST. I am sure ये आपने ऑर्डर बहुत बार देखा होगा. Let me show it to you with an example. Say suppose आउटपुट टैक्स IGST का 100, CGST का 20, SGST 20, मतलब इतना आउटपुट टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना है. अब आपके पास ITC पड़ा है 120 का IGST. तो जैसे ही IGST आता है पहले आप क्या यूज़ करेंगे, पहले आप ये IGST यूज़ करेंगे. ये ऑर्डर फॉलो करना मैंडेटरी है. पहले I यूटिलाइज कर लो, फिर ही C पे जाना, C यूटिलाइज हो जाएगा, फिर ही S पे जाना. अब ये 120 यहाँ पहले तो 100 करना ज़रूरी है, बाकी का 20 सर, बाकी का 20 एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन. तो मतलब 10 रुपीज़ इसके साथ कर सकते हो, 10 इसके साथ कर सकते हो. There can be various permutation and combinations to utilize this 10 and 10. टोटल किया डैश 10 10. अब क्या करेंगे सर, अब ITC ऑफ CGST भी तो होगा. से सपोज CGST 5 रुपया है तो यहाँ से 5 रुपया यूज़ कर लो. SGST भी 5 रुपीज़ है तो S को तो S के साथ ही यूज़ करते हैं, ये यूटिलाइज कर लो एंड यू विल गेट योर टैक्स पेएबल. अब दिस डूइंग हाफ हाफ, मतलब जितना भी I बचा हुआ है उसको हाफ यूज़ कर लिया C के साथ, हाफ यूज़ कर लिया S के साथ. ये तभी काम आएगा जब C एंड S का ITC इक्वल है. अगर C एंड S का ITC इक्वल है ना तो आप I को भी इक्वली डिवाइड कीजिए, आपको हमेशा करेक्ट आंसर मिलेगा. बट से सपोज यहाँ 15 रुपीज़ है और यहाँ 5 रुपीज़ है. दैट मीन्स देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन C एंड S ITC. हाँ केयरफुल है, आउटपुट का बात नहीं कर रहे, आउटपुट सेम ही रहेगा. C एंड S का ITC अलग अलग है. बिकॉज क्या होता है, कभी कभी कुछ बैलेंस अगर बच जाता है ITC का तो इट गेट्स कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ. तो अगर कुछ बैलेंस बच गया था से सपोज CGST में, तो ऐसे हो सकता है कि डिफरेंस आ जाए. यहाँ 15 रुपीज़ है, यहाँ 5 रुपीज़ है. तो द क्वेश्चन इज देन यू हैव टू अप्लाई ब्रेन. देखो आपके पास CGST ITC ज़्यादा है तो दिमाग लगाना. आप ज़्यादा IGST यूज़ करना S के साथ और C के साथ थोड़ा कम यूज़ कर लेना, क्योंकि C के साथ अगर थोड़ा कम यूज़ करोगे ना तो भी C का जो ITC पड़ा है ना वो काम में लग जाएगा. सो यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट. अगर CGST का ITC ज़्यादा है, यूज़ I मोर अगेंस्ट S. CGST का ITC ज़्यादा है, यूज़ मोर I अगेंस्ट S. अब देखते ये कैसे होगा. अगर यहाँ 5 यूज़ किया, यहाँ 15 यूज़ किया, तो यहाँ टैक्स पेएबल 15, यहाँ टैक्स पेएबल 5. अब C को C के साथ यूज़ कर लिया और S को S के साथ यूज़ कर लिया. माई पेएबल बिकम्स 0. सो टैक्स पेएबल इन दिस केस विल बी 0. बस ये याद रखना, whenever ITC ऑफ C एंड S आर इक्वल तब तो कोई टेंशन ही नहीं है. आप IGST भी इक्वली यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बट whenever IGST C एंड S का ITC is unequal, at that point of time you need to be very smart. That time utilize it properly. और अगर CGST का ITC ज़्यादा है तो I ज़्यादा यूज़ करिएगा S के साथ, क्योंकि मेरे पास SGST का ITC कम है. So if I have more of CGST, I will use I more against S. If I have more of SGST ITC, I will use more of I against C. So that's where you need to be very, very careful. This will help you immensely in getting the correct answers for tax payable. ठीक है, तो this was order of utilizing ITC. फिर registration limit we will again discuss in registration revision, but registration limit जानना जरूरी है as it will
हैव इम्प्लीकेशन इन वेरियस अदर टॉपिक्स। अब रजिस्ट्रेशन लिमिट आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने पढ़ा है वैसे ही याद रखिएगा। लेट मी टेल यू सम की पॉइंट्स। रजिस्ट्रेशन लिमिट इज बेस्ड ऑन एग्रीगेट टर्नओवर। याद रखना, इनकम के बेसिस पे नहीं होता है, एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे होता है। और ये टर्नओवर चेक किया जाता है इन अ फाइनेंशियल ईयर। इट इज नॉट बेस्ड ऑन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर रजिस्ट्रेशन चेकिंग, इट इज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए, इफ यू आर डीलिंग विथ ओनली गुड्स देन 3 लिमिट है, 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख। 10 लाख तो 4 स्टेट है, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। ये 4 स्टेट डिड नॉट अग्री फॉर अ हायर लिमिट, तो इसीलिए ये 4 तो 10 लाख में आते हैं। 20 लाख वाले वो स्टेट है जो 40 लाख के लिए अग्री नहीं किए थे। आई कॉल देम एज मस्त यूपी। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, पुदुचेरी। And 40 lakh is applicable for all other states and union territories. Now, आप मस्त यूपी याद तो रख सकते हैं आसानी से, बट एग्जाम में क्या होगा, आफ्टर यू हैव रेड एंटायर डीटी आईडीटी, मस्त यूपी याद रहेगा, अंदर क्या है वो नहीं पता है। सो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि 3 एम है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। एक मेघालय अच्छे से याद रखिएगा, देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर मणिपुर एंड मिजोरम। ए डोंट से आसाम, इट इज अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि आसाम भी नॉर्थ ईस्ट में आता है। केयरफुल, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम बीजेपी गवर्नमेंट था एंड दिस 40 लाख वाज बीजेपी प्रॉमिस, सो हेंस दे वेंट फॉर 40 लाख। सिक्किम यू विल रिमेंबर। टी से तेलंगाना और त्रिपुरा का ध्यान रखिएगा। देन उत्तराखंड एंड लास्टली पुडुचेरी। इफ यू आर डीलिंग with goods plus service या only service, goods plus service या only service, then in that case 2 ही लिमिट अप्लाई होता है, 20 लाख, 10 लाख। 20 लाख इज फॉर, पहले 10 लाख देख लेते हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, एंड 20 इज फॉर ऑल अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। तो ये है registration limit which is useful in various chapters. Okay, then let's talk about goods और services जिसमें GST नहीं लगता है। कौन से हैं सर? एक तो है alcoholic liquor for human consumption and 5 petroleum products। कौन से 5 petroleum products? एक तो मोटर स्पिरिट विच इज पेट्रोलियम, फिर हाई स्पीड डीजल, बिकॉज लाइट डीजल ऑयल मशीन्स में यूज होता है, दैट इज लायबल टू जीएसटी। नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूएल एंड क्रूड ऑयल, दीज 5 petroleum products are also outside GST. Alcoholic liquor for human consumption is also outside GST. अब बात करते हैं चार्जिंग सेक्शन की। देखिए, चार्जिंग सेक्शन given in section 9 of CGST Act and section 5 of IGST Act. टोटली 5 सबसेक्शंस है दोनों में, 9 सबसेक्शन 1, 9 सबसेक्शन 2, 9 सबसेक्शन 3, 9 4, 9 5। 9 सबसेक्शन 1 कहता है कि GST will apply on all goods or services except alcoholic liquor for human consumption, and 9 deals with intra-state supply, जबकि 5 deals with interstate supply।
तो जहां भी 9 में इंट्रा लिखा हुआ है वहां ये 5 में इंटर स्टेट सप्लाई लिखा हुआ है। यहां मैक्सिमम रेट है 20% IGST का, सॉरी CGST और SGST का, और यहाँ 40% IGST का। These are the two main differences between 9 and section 5। अब 9 जहाँ बात करता है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई पे हम लोग CGST लगाएंगे, वहीं 5 बात करेगा इंटर स्टेट सप्लाई पे हम लोग IGST लगाएंगे। नाउ वन प्रोडक्ट इज एक्सक्लूडेड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बट सर अभी आपने बताया कि 6 प्रोडक्ट्स आर आउटसाइड GST, अदर 5 प्रोडक्ट्स आर कवर हियर। 9(2) says on 5 petroleum products GST will apply on a later date। और ये लेटर डेट कौन नोटिफाई करेगा? ऑन अ लेटर डेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल। जब तक GST काउंसिल का रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा, दीज 5 प्रोडक्ट्स विल बी आउटसाइड GST। क्योंकि ये 5 प्रोडक्ट्स पे अभी टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, GST में लेके आ जाओगे तो कम हो जाएगा, इसीलिए दे आर नॉट ब्रिंगिंग, क्योंकि कम हो जाएगा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। सर वैसे रेट डिसाइड कौन करता है? 9(1) सेज रेट ऑफ GST ऑन एवरी गुड्स विल बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल। देखिए हम लोग CGST एक्ट पढ़ रहे हैं, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है। SGST पढ़ते तो स्टेट गवर्नमेंट लिखा हुआ रहता। और GST कितने पे लगता है सर? वैल्यू पे, और वैल्यू हम लोग अलग से सीखेंगे सेक्शन 15। हु विल पे इट सर? नॉर्मली सप्लायर। 9(1) में वी कॉल इट एज फॉरवर्ड चार्ज। तो 9(1) बेसिकली डील्स विथ फॉरवर्ड चार्ज, 9(2) डील्स विथ 5 प्रोडक्ट्स, 9(3) and 9(4) deal with RCM, जहाँ recipient is responsible to pay the tax to government। पर सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है? 9(3) में नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज है, 9(4) में भी नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज है, बट 9(4) में सिर्फ एक ही नोटिफाइड सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर, जिसका हम लोग अलग से RCM में बात करेंगे। प्लस 9(4) में एक कॉम्बिनेशन मीट होना जरूरी है, दैट इज सप्लायर शुड बी अनरजिस्टर्ड पर्सन, रेसिपिएंट शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। ओनली व्हेन दिस कॉम्बिनेशन इज मेट, ओनली देन 9(4) विल बी अट्रैक्टेड। प्लस गुड्स शुड बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। वो नोटिफाइड तो दोनों में जरूरी है, 9(3) 9(4) में बोथ। 9(3) में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, सप्लायर रजिस्टर्ड हो। 9(3) में अलग से गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है, जो जिन जिन सेक्टर्स को नोटिफाई किया है, अगर आप रेसिपिएंट हो तो आपको टैक्स पे करना है, एंड अगर आपका नाम लिखा हुआ है वहाँ तो आपको रजिस्टर करके टैक्स पे करना है। So 9(3) and 9(4) deal with RCM. 9(5) is a provision where एक सप्लायर है, एक रेसिपिएंट है, दी सप्लाई इज थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि इको फॉर नोटिफाइड सर्विसेज, सब जगह नहीं, जहाँ भी इको दिखाई दे आप 9(5) मत लगाना शुरू कर देना। The supply should be through e-commerce operator and it should be a notified services. Then eco will pay tax as if eco is the supplier. And अगर eco outside India है तो भी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा by representative or appointing a agent in India. तो 9(5) tackles eco बट ओनली फॉर नोटिफाइड सर्विसेज। गुड्स नहीं है यहाँ, फ्लिपकार्ट अमेजॉन कवर नहीं होते हैं, वो लोग 9(1) में ही कवर होते हैं। कौन से सेक्टर से सर? हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट जस्ट टू गिव यू अ ओवरव्यू, ये पूरा
मतलब खाली ओवरव्यू है, डिटेल में बाद में रिवाइज करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, अकोमोडेशन है, हाउसकीपिंग है, एंड लास्टली रेस्टोरेंट। वी विल सी दीज इन डिटेल लेटर, बट ये 4 सेक्टर ही नोटिफाइड है, मतलब बाकी कुछ भी है तो इट इज कवर्ड बाय 9(1) नॉट बाय 9(5). ठीक है, ओके। अब आता है हमारा लास्ट डिस्कशन, सप्लाई। देखिए, सी सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट डिफाइंस द स्कोप ऑफ सप्लाई। अगर इफ इट इज फॉलोइंग अंडर सेक्शन 7 तभी GST लगेगा। इफ समथिंग इज नॉट फॉलोइंग अंडर सेक्शन 7 देन इट इज नॉट अ सप्लाई, और अगर सप्लाई नहीं है तो टैक्सेशन लगेगा ही नहीं, बिकॉज टैक्सेशन इज ओनली ऑन इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो सप्लाई होना बहुत जरूरी है। अब व्हेन डू यू कॉल अ ट्रांजैक्शन टू बी अ सप्लाई? इज दिस डिफाइंड? यस, इसमें सबसेक्शन और सब क्लॉजेस है। सर याद रखना है एग्जाम के लिए? नहीं, अगर आप सेक्शन 7 लिखेंगे इट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। अब सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट, पहला चीज 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस। अगर ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं, देयर शुड बी अ सप्लाई फॉर कंसिडरेशन in the course or furtherance of business। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, then in that case a transaction will be covered by section 7 scope and it will be liable to GST। अब the word supply is not defined, but लिखा हुआ है supply such as sale, exchange, barter, transfer, लीज, लाइसेंस, रेंटल एंड डिस्पोजल। तो इट कैन बी मोर देन दिस एज वेल, बट अगर ये सारे हैं तो देन इन दैट केस इट इज कवर्ड बाय द स्कोप ऑफ सप्लाई। प्लस इट शुड बी फॉर कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन कैन बी मॉनिटरी, इट कैन बी नॉन मॉनिटरी, और इट कैन बी अ एक्ट और forbearance। What is act or forbearance, sir? Agreeing to do something or agreeing not to do something. The key word is agreeing. So you are agreeing to do something or you are agreeing not to do something. अब remember one thing, breach of contract। अगर सामने वाले ने आपका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है और आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस मिल रहे हैं, तो इट इज़ नॉट अ सप्लाई फॉर कंसिडरेशन, क्योंकि यू डोंट एंटर इनटू एन अग्रीमेंट टू ब्रेक इट। सो बी केयरफुल, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नेवर अ सप्लाई। ब्रीच ऑफ अ लॉ एंड पेमेंट ऑफ फाइन एंड पेनल्टी इज अगेन नॉट रिगार्डेड एज अ सप्लाई। तो सप्लाई होने के लिए देर शुड बी अ पॉजिटिव अग्रीमेंट, लाइक इफ देर इज अ नॉन कम्पीट अग्रीमेंट वेयर I agree that I will not compete against you for a payment of X amount. If this is the contract, then in that case GST will be applicable because there is a positive agreement not to do something. इसीलिए forbearance का मतलब होता है agreeing not to do something. That means there is a positive agreement for not doing something. Careful about this. What about advances? क्या एडवांसेस कंसिडरेशन माने जाते हैं? हाँ, अगर कोई एडवांस आपको मिलता है किसी सप्लाई के लिए तो उसको कंसिडरेशन मानते हैं। व्हाट अबाउट डिपॉजिट्स? डिपॉजिट्स आर नॉट लायबल टू GST बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। तो अगर आपको कोई डिपॉजिट मिलता है विच इज़ रिफंडेबल आफ्टर सम टाइम, तो वो आपका कंसिडरेशन थोड़े हुआ, वो तो आप रखे रहे ऐसे सिक्योरिटी, तो उस पर GST नहीं लगेगा। बट जैसे ही वो डिपॉजिट एडजस्ट हो जाता है, एडजस्ट होते ही दैट पर्टिकुलर डिपॉजिट विल बी लायबल टू GST। ओके, देन व्हाट अबाउट गवर्नमेंट सब्सिडी? गवर्नमेंट सब्सिडी पे भी GST नहीं लगता है, फॉर अ सिंपल रीजन दैट व्हेन यू टॉक अबाउट गवर्नमेंट सब्सिडी,
गवर्नमेंट आपको पैसे दे रहा है किसी चीज़ के लिए, एंड कितना बुरा लगेगा जब गवर्नमेंट बोलेगा कि इसमें से 18% मुझे वापस दे दो। Government subsidy is also not liable to GST. What about other subsidy? Other subsidy is liable to GST. अगर सब्सिडी किसी और से मिल रहा है, then in that case वो जो सब्सिडी मिल रहा है, then in that case it would be liable to GST for sure. There is no doubt about it. ठीक है, फिर आता है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस. नाउ द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इज वेरी वेरी वाइड. और इसको वाइड क्यों रखा है? बिकॉज देर आर मल्टीपल थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर केस. अब बिजनेस का डेफिनेशन वाइड रखने का एक ही पर्पस है, जितने ज़्यादा चीज़ कवर हो जाएंगे इसमें उतने सारे चीज़ों पे टैक्स लग जाएगा. जैसे कि ट्रेड, प्रोफेशन, मैन्युफैक्चरिंग, हमने तो वेजर को भी नहीं छोड़ा है, बेटिंग, गैम्बलिंग, उस पर भी लगता है सर. हाँ, एडवेंचर. एडवेंचर इज अ वन टाइम एक्टिविटी विथ प्रॉफिट मोटिव. जैसे कि एक बार आपने कोई ट्रांजैक्शन किया बट देयर वाज सम प्रॉफिट मोटिव. हाँ, द लॉ ऑफ बिजनेस सेज दैट वेदर और नॉट फॉर अ पेक्यूनियरी बेनिफिट, आपने कमाया है या नहीं कमाया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने सप्लाई किया है तो उस पर GST देना ही पड़ेगा. बट एडवेंचर मीन्स, से सपोज आई मेक अ पेंटिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट मेकिंग अ पेंटिंग एंड गेटिंग इट ऑक्शन. तो वो जो गेटिंग इट ऑक्शन वाला चीज़ होता है ना, गवर्नमेंट सेज दैट दिस इज एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, then in that case GST would be applicable. Then you have admission, then association to members. In fact association and members के बीच में जब भी कोई transaction होगा, it is deemed to be a supply, GST will be applicable because association and members are regarded as two different persons. सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था कैलकटा क्लब का, दैट एसोसिएशन एंड मेंबर्स आर सेम, बट नाउ देर इज कंप्लीट क्लैरिटी दैट एसोसिएशन एंड मेंबर्स विल बी रिगार्डेड एज डिफरेंट पर्सन्स. तो कोई भी ट्रांजैक्शन होगा बिटवीन अ पर्सन नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स और मेंबर्स जिन्होंने उसको बनाया, जैसे मेंबर्स ने मिलकर एसोसिएशन बनाया, तो एसोसिएशन एंड मेंबर्स, the transaction will be liable to GST. ठीक है. Then we have closure of business. Say suppose there is a sale of assets at the time of closure of business, then in that case that will also be liable. Holder of an office, if you are holding a post or position, तो उसके लिए अगर आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं, that is also considered as business. Admission तो आपको पता ही है, which is entry fee, anything related to commerce. Then you have race clubs, which are also part of business definition. तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तब तो GST लगेगा ही. Then you have cases where GST can apply even without consideration. इसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल 1. और एक केस होता है जहाँ GST can apply even when it is not in the course or furtherance of business. ऐसा भी होता है सर. हाँ, पर यहाँ एक ही केस है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन. एंड यहाँ जहाँ कंसिडरेशन मिसिंग है, शेड्यूल 1 में टोटली 4 ट्रांजैक्शन है. पहला, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ अ बिजनेस असेट वेयर ITC was availed. Now if you have availed ITC, then अगर आप कोई असेट पे ITC ले चुके हो, आपने परचेज किया, आपने ITC लिया, फिर अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को दे रहे हो, तो गवर्नमेंट इज़ लाइक, ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो ना, इस पे GST मुझे दे देना, बिकॉज
मैंने आपको आईटीसी क्यों दिया था? ताकि आप बिजनेस के लिए यूज करो। आप ऐसे फ्री दोगे तो देन इन दैट केस जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। सेकेंड, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर आप रिलेटेड पर्सन को कुछ फ्री में दे रहे हो तो भी जीएसटी लग जाएगा। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है? ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट states, but say suppose I have one branch in Bangalore, one branch in Mumbai, तो ये दोनों branches in different states will be regarded as distinct person। धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन में आपने ये भी सीखा होगा that you have to register separately for these branches। सर अगर सेम स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो भी उनको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, और अगर वो लोग के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। Then principal and agent, where the billing is in the name of agent to the customer। बट याद रखना प्रिंसिपल एजेंट सिर्फ गुड्स के लिए होता है, सर्विसेज शेड्यूल 1 में प्रिंसिपल एजेंट में लिखा हुआ ही नहीं है। तो अगर एजेंट प्रिंसिपल से गुड्स ले रहा है और अपने नाम पे आगे बिल कर रहा है, देन इन दैट केस GST will be applicable between principal and agent even though it is without consideration। And lastly, import of service। import of service, अब देखो import of service अगर with consideration है तब तो बिजनेस चाहिए ही नहीं। ये हमने देखा कि import of service with consideration होगा तो no requirement of business। if it is without consideration तब बिजनेस तो जरूरी होगा, ऐसे तो नहीं होगा कंसिडरेशन भी नहीं है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी नहीं है, एंड वी आर चार्जिंग जीएसटी। इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस प्लस इट शुड बी फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन। अब सर ये रिलेटेड पर्सन होते कौन है? रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन है, आई विल टेल यू हु आर दीज रिलेटेड पर्सन। पार्टनर्स, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स इन वन अनदर्स बिजनेस, one controlling another, two controlling one, one controlling two, holding 25% or more in two companies, then those two companies are also related। फिर आता है फैमिली। फैमिली स्पाउस प्लस चिल्ड्रन प्लस डिपेंडेंट ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर। ओनली व्हेन दे आर डिपेंडेंट ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर। एंड देन we have Schedule 2। Schedule 2 basically classification है। It deals with which transaction is regarded as supply of goods and which transaction is regarded as supply of service। जैसे कि when you talk about restaurants, restaurant is a supply of service, works contract is a supply of service, transfer of title in goods is a supply of goods, transfer of right to use any goods is again a service। फिर construction is a service। temporary transfer of rights in a intellectual property right is a service। renting of immobile property or leasing of immobile property, service। transfer of title even if it is at a future date it will be regarded as goods। फिर अगर गुड्स आप किसी को ट्रांसफ़र करते हो, आपके बिजनेस असेट अगर आप ट्रांसफ़र करते हो तो उसको गुड्स माना जाएगा। फिर अगर से सपोज यू सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, मतलब आप अपना रजिस्ट्रेशन दे रहे हो। देखो आप अगर अपना रजिस्ट्रेशन वापस दे रहे हो ना तो जो भी असेट्स आपके पास है उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर दैट यू विल बी रिगार्डेड एज अ सप्लायर ऑफ गुड्स, बिकॉज वो टैक्सेशन गुड्स के हिसाब से ही पे करना है। बट अगर किसी बिजनेस असेट का प्राइवेट यूज हो रहा है देन इन दैट केस इट इज रिगार्डेड एज अ सर्विस। फिर यू हैव सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, अडेप्टेशन, ये सब सॉफ्टवेयर पे करना इज सर्विस। पर सेल ऑफ पैकेज सॉफ्टवेयर करोगे तो इट विल बी रिगार्डेड एज गुड्स। सो इट ओनली गिव्स अ गाइडेंस ऑफ व्हाट इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड व्हाट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर आता है शेड्यूल 3।
नाउ शेड्यूल 3 इज नेगेटिव लिस्ट. अब नेगेटिव लिस्ट में क्या है? सी, नेगेटिव लिस्ट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सर्विस. ये ना तो गुड्स माना गया है ना सर्विस माना गया है. नाउ व्हेन आई से नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस ना, याद रखना इसको सप्लाई नहीं माना गया है तो इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर बनने के लिए फर्स्ट इट हैज़ टू बी अ सप्लाई. अब एग्रीगेट टर्नओवर तो हम लोग बाद में सीखेंगे. अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज कवर्ड इन नेगेटिव लिस्ट. पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन अगर आप खरीदोगे तो जीएसटी इज एप्लीकेबल. बट अगर आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी खरीदोगे तो देर इज नो जीएसटी बिकॉज इट इज कवर्ड बाय शेड्यूल 3. तो याद रखना खाली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी शेड्यूल 3 में आता है, नॉट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, बिकॉज अंडर कंस्ट्रक्शन है तो देर इज अ एलिमेंट ऑफ सर्विस विच द अदर पार्टी इज गिविंग टू यू. फिर आता है एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम. सर ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम कौन से? ऐसे एक्शनेबल क्लेम जिस पे गवर्नमेंट जीएसटी चाहता था. सी, एक्शनेबल क्लेम इज कवर्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ गुड्स. तो एक्शनेबल क्लेम गुड्स तो होते हैं. एक्शनेबल क्लेम पे गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं चाहिए, इसीलिए दे हैव केप्ट इट इन नेगेटिव लिस्ट. बट देर आर सम स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम वेयर गवर्नमेंट वांट्स टू कलेक्ट जीएसटी. ये कौन से स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है सर? बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, फिर हॉर्स रेस, कसिनो एंड लास्टली ऑनलाइन मनी गेमिंग. ये सारे एक्शनेबल क्लेम विल बी लायबल टू जीएसटी. Then you have employee providing service to employer in the course of employment. Government does not want to burden the employees with GST compliance, इसीलिए सारे एम्प्लॉयज़ चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हो उन पे जीएसटी नहीं लगता है. देन यू हैव फीस टेकन बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल. कोर्ट या ट्राइब्यूनल के फीस पे जीएसटी नहीं लगता है. देन यू हैव एमपी एमएलए. देन यू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन्स. And lastly, any member of a body established by central government, state government और local authority. क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट कमिटीज़ बनाते रहते हैं, वो जितने भी मेंबर्स रहेंगे उनके उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है. फिर है फ्यूनरल, बरियल, क्रेमेटोरियम, मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड. फिर आता है अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस. अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, इस पे भी जीएसटी नहीं लगता है. एंड लास्टली पंचायत रिलेटेड सर्विसेज अंडर आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वो लोग जब कोई सर्विस दे रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो नॉट लायबल टू जीएसटी. ये याद रखने के लिए आई विल जस्ट ऐड एम एंड जी. ऐसे एम और जी में कुछ है नहीं, पर ऐसे याद रख सकते हो. मनी इज़ नीदर गुड्स नॉर सर्विस. सिक्योरिटीज़ इज़ नीदर गुड्स नॉर सर्विस, बट अरेंजिंग सिक्योरिटीज़ और फैसिलिटेटिंग सिक्योरिटीज़ फॉर अ फी और कमीशन दैट इज़ अ सर्विस. वैसे याद रख सकते हो. जी यू कैन कॉल इट एज गुड्स. ये दोनों नेगेटिव लिस्ट में नहीं है. तो इमेज and then you have FMCM and FAP. इन सब पे जीएसटी नहीं लगता है, प्लस दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर. ठीक है सर. अब एक लास्ट डिस्कशन आता है सेक्शन 8 विच इज कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई.
composite and mixed supply. Now there could be a combination, जैसे कि होटल अकोमोडेशन एंड ब्रेकफास्ट, तो कौन सा रेट लगेगा, होटल अकोमोडेशन का लगेगा या ब्रेकफास्ट का लगेगा? ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, स्वीट इन अ गिफ्ट हैम्पर, तो ड्राई फ्रूट का लगेगा, चॉकलेट का लगेगा, स्वीट का लगेगा. टूथपेस्ट एंड टूथब्रश, तो टूथपेस्ट का लगेगा, टूथब्रश का लगेगा. अगर ये सब बंडल करके साथ में दिया जा रहा है, जेके शाह क्लासेस कोचिंग प्लस बुक्स, कितने सारे गुड्स या सर्विस होते हैं जिनको क्लब किया जाता है. सो व्हेनेवर these goods or services are bundled, the question is कौन सा GST रेट लगेगा. The answer to that is given in section 8. अब दो चीज़ें, कॉम्पोजिट सप्लाई हो सकता है या मिक्स सप्लाई हो सकता है, या दोनों में से कोई भी नहीं है. कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है सर? कॉम्पोजिट सप्लाई इज टू और मोर गुड्स और सर्विसेज. पहले तो टू और मोर गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड इन कंजंक्शन, साथ में सप्लाई हो रहा है टू और मोर गुड्स और सर्विसेज, naturally bundled in the ordinary course of business, and finally one of them is a principal supply. one principal supply. अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो the rate of GST which will apply will be rate of GST of the principal supply. समझ में आया? ओके. मिक्स सप्लाई, मिक्स सप्लाई टू और मोर गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड इन कंजंक्शन, नॉट कॉम्पोजिट. याद रखना, अगर कुछ कॉम्पोजिट सप्लाई है तो आप मिक्स सप्लाई का डेफिनेशन भी चेक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है नॉट कॉम्पोजिट सप्लाई. एंड लास्टली सिंगल प्राइस. हाँ, पूरा बंडल के लिए एक प्राइस होना चाहिए. ये पूरा बंडल के लिए एक प्राइस कॉम्पोजिट में ज़रूरी नहीं है. कॉम्पोजिट में अलग अलग प्राइसिंग भी रहा ना तो भी उसको कॉम्पोजिट सप्लाई बोल सकते हैं. बट मिक्स सप्लाई में दोनों का एक प्राइस होना ज़रूरी है. सर अगर प्राइस अलग दिया हुआ है और ना ही कॉम्पोजिट है या ना ही मिक्सड है तो अलग अलग GST रेट लगेगा. जैसे सुपर मार्केट में होता है, सुपर मार्केट में आप 15 चीज़ खरीदते हैं, यू परचेज्ड 15 थिंग्स. सब चीज़ का बिल अलग से नहीं बनता है, एक बिल बनता है, बट प्राइस अलग अलग दिया हुआ रहता है. दैट इज इंडिविजुअल सप्लाईज. बी केयरफुल. मिक्स सप्लाई है तो रेट ऑफ GST कौन सा लगता है? हाईएस्ट. अब अकोमोडेशन एंड ब्रेकफास्ट, टू और मोर, कंजंक्शन, नेचुरली बंडल्ड, क्योंकि इंडस्ट्री में ये प्रैक्टिस है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वन इज अ प्रिंसिपल सप्लाई. चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो कॉम्पोजिट. प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा अकोमोडेशन. कोचिंग प्लस बुक्स, टू और मोर, कंजंक्शन, नेचुरली बंडल्ड, कोचिंग इज द प्रिंसिपल सप्लाई, कोचिंग का GST रेट लग जाएगा. समझ में आया? अगर ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, स्वीट है या टूथपेस्ट, टूथब्रश, जहाँ नहीं पता चल रहा है कौन सा प्रिंसिपल सप्लाई है, अगर प्रिंसिपल सप्लाई नहीं पता चल रहा है तो कॉम्पोजिट तो हुआ नहीं. तो कॉम्पोजिट नहीं हुआ तो अगर सिंगल प्राइस चार्ज हुआ है तो जो भी हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स रहेगा वो लगा देना. ये सप्लाई चैप्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा इन ITC रिलेटेड क्वेश्चंस, योर फर्स्ट क्वेश्चन, और बीच बीच में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है. लेट्स डू अ क्विक रिकैप ऑफ वॉट एवर वी हैव स्टडीड. देखिए, हमने टोटली 7 पॉइंट्स पढ़ा. फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, 246, 246A, 269A, 279A, 265, no tax will be collected unless authorized by law. Type of tax, C+S, C+UT, IGST. Order of utilizing ITC, I with I with C or S, any order, any proportion, C with C with I, S with S, S with I. रजिस्ट्रेशन लिमिट गुड्स के लिए 3, 10, 20, 40. 10 फॉर मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम. 20 फॉर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, पुडुचेरी. 40 फॉर ऑल अदर्स. गुड्स प्लस सर्विस और ओनली सर्विस 10 and 20.
10 for Manipur, Tripura, Nagaland, Mizoram, 20 for all others. Goods or service not under GST, alcoholic liquor for human consumption and 5 petroleum products. Charging section 9.1 forward charge excludes alcohol. 9.2 5 products, GST will apply from a later date. 9.3 reverse charge. 9.4 unregistered to registered reverse charge for notified goods or services, सब केस में नहीं. 9.5 eco will pay the tax as if he is the supplier for notified services supplied through eco, by eco नहीं, through eco. अगर eco खुद प्रोवाइड कर रहा है तो 9.1 का ही केस होगा. फिर सप्लाई कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. अगर कंसिडरेशन नहीं है, शेड्यूल 1 4 ट्रांजैक्शन. बिजनेस नहीं है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तो भी जीएसटी लगे जाएगा, बट इट शुड बी फॉर कंसिडरेशन. देन वी मूव्ड ऑन टू शेड्यूल 2 क्लासिफिकेशन, सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइटल ट्रांसफर हो रहा है, गुड्स राइट दे रहे हो, सर्विस. शेड्यूल 3 इमेज, एफएमसीएम, फैप, composite supply, principal supply rate, क्योंकि 1 is a principal supply and naturally bundled in the ordinary course of business. Mix supply में single price not a composite supply, तो highest rate लगेगा. So this was about introduction and supply.